Okay, Assalamualaikum students. How are you all? I'm talking to you. Reason is this: okay, last 2 days because of the weather condition, we are unable to have the physical classes in school. So, in order to compensate our wasted time, I am recording this lecture and will be uploading it on Schoolify and in your WhatsApp group also, so that you can go through it and so that you will listen and go through it, and it will save our time when our physical class will be resumed. So we will move ahead. ठीक है, and I'll be sending you homework also related to history subject. So now, as in our physical class, we have done that why Sir Syed Ahmad Khan founded the Aligarh movement. Aligarh movement was started because he wanted to show to improve the relation between the Muslims and the British. ठीक है, and by removing the doubts in the minds of the Muslim also and in the minds of the British also related to each other. ठीक है कि जो ब्रिटिश के माइंड में था कि भाई जो है वो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से शुरू हुई थी. नो, इट वाज नॉट राइट, इट वाज रॉन्ग. मंगल पांडे जो था जिसने सबसे पहले जो है वो ग्रीस कार्ट्रिज यूज़ करने से मना किया था, वो हिंदू था. इट वाज नॉट मुस्लिम, ही वर नॉट मुस्लिम. फिर लेटर ऑन जो है मुसलमानों के माइंड में ये डाउट्स थे, ये चीज़ थी कि एक इनसिक्योरिटी थी कि उनसे चूंकि ब्रिटिश ने जो है वो गवर्नमेंट जो है वो स्नैच की थी या छीनी थी, तो इस वजह से दे डिडंट यूज टू लाइक द ब्रिटिश. फिर इसके अलावा जो है वो मैं ये आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि वो जो है वो मुसलमानों को चाहते थे कि दे शुड एक्वायर द वेस्टर्न एजुकेशन आल्सो एंड दे शुड स्टार्ट लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज नाउ इट हैज़ बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज. सारे ऑफिस में इंडिया में उस वक्त फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के तौर पे जो है वो कर दी गई थी, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई थी. फिर बिसाइड्स दैट ही आल्सो वांटेड टू इंक्रीज द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम्स. ठीक है, and he knew that के Hindus are in majority in India, so and they are very cooperative towards the British. तो ये हिंदू और ब्रिटिश की दोस्ती जो है कहीं मुसलमानों को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी. सो फिर अगेन उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया कि कुरान स्टार्ट्स अपॉन द नॉलेज एंड एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स. देयरफॉर वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ साइंस जो है और या फिर जो है इट इज़ नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी टू कुरानिक टीचिंग्स एंड the people who are going to acquire the English language या western education will not go outside the circle of Islam. ठीक है, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी पूरी क्लास में हम अपनी डिस्कस कर चुके हैं. फिर जनाब हम आते हैं उनकी सर्विसेज की तरफ कि उन्होंने क्या क्या किया इंडिया के उस वक्त के मुसलमानों के लिए. सबसे पहले वही हम डिस्कस कर चुके कि रिलेशन जो है मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान जो है वो इम्प्रूव किया. कैसे इम्प्रूव किया? ही रोट ए पैम्फलेट्स आते हैं ना, छोटे छोटे पैम्फलेट्स आप लोगों के घरों में लोग डोर से नीचे से फेंक के चले जाते हैं और वो किसी ना किसी चीज़ की प्रमोशन, कोई ना कोई किसी इदारे की या किसी चीज़ की प्रमोशनल पैम्फलेट्स होते हैं. तो इसी तरह इन्होंने पैम्फलेट लिखा था और ये इन्होंने बाकायदा इंग्लैंड के जो असेंबली मेंबर हैं उस वक्त के पार्लियामेंट्री मेंबर है उनको हैंड ओवर किया था. और उन्होंने लिखा था, पैम्फलेट का नाम था पैम्फलेट ऑन द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट. जो इंडिया का रिवॉल्ट हुआ था 1857 को, उसकी कॉजेज क्या थी, और ये उन्होंने 1860 में लिखा था. ठीक है, एंड ही एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ड्यू टू विच द वॉर स्टार्टेड. ही ऑल्सो मैंशन दैट इन दैट रिवॉल्ट हिंदू एंड अदर नेशंस वर ऑल्सो इन्वॉल्व, सो द मुस्लिम शुड नॉट ओनली बी पनिश्ड फॉर द वॉर. ठीक है, कि खाली मुसलमानों को पनिश ना करें, बाकी हिंदूज और दूसरी क्रिश्चियंस और पारसीज और जो है सिखों की भी इन्वॉल्वमेंट थी, सबकी इन्वॉल्वमेंट थी. खाली मुसलमानों से बदला क्यों लिया जा रहा है? फिर अगेन द मुस्लिम्स दे यूज टू यूज द वर्ड नदारत फॉर द ब्रिटिश. बरतानिया के लोगों के लिए नदारत का वर्ड यूज़ करते थे. तो वो ब्रिटिश को ये लगता था कि यार पता नहीं ये हमें समटाइम्स ऑफ मतलब किसी तरह की नाउजुबिल्ला कोई मतलब कोई गाली है या कोई अब्यूजिव वर्ड है. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नदारत जो है उसके ये अरबिक वर्ड है और उसके मायने नासिर के हैं और नासिर के मतलब होते हैं बेनिफैक्टर या हेल्पर.
सो आप ब्रिटिश के दिमाग से ये कन्फ्यूजन मिसकॉन्सेप्शन दूर की कि आपको कोई हम अब्यूजिव वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं आपके लिए, हम बल्कि आपके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं हेल्पर का। फिर इन्होंने एक और किताब लिखी ताबीनुल कलाम। इसमें बाइबल को एक्सप्लेन किया गया और इसमें जो है इसके अलावा कुरान और बाइबल जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको जो है वो बताया गया कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़। एंड मुसलमानों के दिलों में जो फियर है अगेंस्ट द ब्रिटिश उनको जो है उन्होंने क्लियर किया। फिर इसके अलावा इन्होंने एक और पैम्फलेट लिखा जिसमें जो था लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। मोहम्मदन्स का मतलब है मुसलमान, ठीक है, इंडिया के लॉयल मुसलमान, ठीक है। जिसमें उन्होंने डिटेल ये लिखी कि जो है देयर आर वेरी लॉयल सर्विसेज ऑफ मुस्लिम्स विच दे डिड फॉर द ब्रिटिश रूलर्स ऑल्सो। ही ट्राइड हिज best to convince the British that all the Muslims are not against the British government, and he gave various examples also. Or one of the example is he himself, ठीक है। सर सैयद अहमद खान खुद भी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल थे जो कि बड़े प्रोजेक्टर थे कि भाई अब तो ब्रिटिश आ चुके हैं, मुसलमानों को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। खाली इसी बात पर बैठ के रोते ना रहें कि हमसे हमारी मुगल एम्पायर ख़त्म हो गई है और हमसे रूल छीन लिया गया है। During war, he saved the British women and children, and in return, British gave him a status of a title of sir also, ठीक है। वॉर के दरमियान सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश वुमेन और चिल्ड्रन को भी बचाया था, अपनी हवेली में रखा था। फिर एजुकेशनल सर्विसेज कौन कौन सी थी उनकी, तहजीबुल अखलाक, ये जर्नल एक निकाला था। जैसे आप लोग के जो है वो मैगजीन्स और जर्नल्स होते हैं ना जो निकलते हैं, इसी तरह उन्होंने ये स्टार्ट किया था तहजीबुल अखलाक के नाम से। इसमें आर्टिकल्स होते थे जो कि जो बहुत इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम स्कॉलर्स उस वक्त के थे उनसे आर्टिकल लिखवाया करते थे। उलेमा से आर्टिकल्स जो है वो कहा करते थे, लिखवाया करते थे रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑल्सो। इसमें कुछ उलेमाज ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ को डिसलाइक किया एंड दे अटैक्ट इट, येट इट अगेन के अगेंस्ट देवर अगेंस्ट इट, कुछ उलेमा कुछ, लेकिन जो है वो मोस्टली जो है वो रेवोल्यूशन लाने में सर सैयद अहमद खान इसके थ्रू कामयाब हुए कि मुसलमानों के दिमागों से ब्रिटिश के अगेंस्ट चीज़ें निकाली उन्होंने। फिर ही लेड फाउंडेशन ऑफ मदरसा, मुरादाबाद पंचायती मदरसा के नाम से पहले एक मदरसा खोला उन्होंने मुरादाबाद के इलाके में 1859 में, ठीक है। पहला रिलीजियस एकेडमी थी, पहला रिलीजियस मदरसा था जिसमें जो है वो साइंटिफिक नॉलेज भी बच्चों को प्रोवाइड की जाती थी अलोंग विद द रिलीजियस नॉलेज, ठीक है। कि जैसे अभी हमारे यहाँ दौर के कुछ मदरसे हैं ना, वो खाली कुछ मदरसे ऐसे हैं जिसमें खाली जो है वो आपको क्या कहते हैं सिर्फ मदरसे की एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, कुरान मजीद पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कुछ अब ऐसे स्कूल खुल गए हैं हिफ्स के जिसमें कुरान ना सिर्फ कुरान मजीद हिफ्स करवाया जाता है बल्कि बाकी अदर जो है बुक्स ऑल्सो बीइंग टॉट, जैसे इंग्लिश है, जो बेसिक जो स्कूल स्टडीज़ है वो भी पढ़ाई जा रही हैं। तो इसी तरह इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। फिर 4 साल के बाद इन्होंने जो है एक और स्कूल खोला जो गाज़ीपुर के इलाके में था, साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से, और जिसमें उन्होंने जो है जितनी भी साइंटिफिक राइटिंग थी, जो कि साइंटिफिक बुक्स थी जो कि इंग्लिश में थी, पर्शियन लैंग्वेज में थी, उनको जो है या किसी और लैंग्वेज में थी, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया पर्शियन में, अरबिक में और उर्दू में, ताकि मुसलमान जो है वो उसको समझ सकें, पढ़ सकें। फिर इसके अलावा उन्होंने जो है ही हेल्प्ड रिड्यूस मुस्लिम्स हेट्रेड टुवर्ड्स ब्रिटिश एज दे रेड, और इसकी वजह से जो है मुसलमानों के दिलों से हेट्रेडनेस जो है ब्रिटिश के ख़िलाफ़ थोड़ा कम हुआ जब उन्होंने इन बुक्स को जो है वो पढ़ना शुरू किया और उनको पता चला कि ये साइंटिफिक इन्वेंशन जो है ह्यूमैनिटी को फ़ायदा दे रही हैं, तो फिर थोड़ा उनके दिलों से ब्रिटिश की नफ़रत थोड़ी कम हुई। फिर इसके अलावा ही वेंट इन टू इंग्लैंड, वहाँ वो 17 मंथ्स उन्होंने स्टे किया और वहाँ की यूनिवर्सिटी की पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑब्जर्व किया, ठीक है। और फिर उसके बाद ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड देयर एजुकेशन सिस्टम। फिर इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया इंडिया आके 1875 में मोहम्मदन एंग्लो एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ठीक है, एट अलीगढ़, ठीक है।
और सर विलियम कोई थे, उन्होंने इनको बड़ा हेल्प आउट किया इस स्कूल को बनाने में। देन लेटर ऑन इट वाज अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ कॉलेज। 1877 में ये कॉलेज के लेवल पे अपग्रेड हुआ, पहले स्कूल था, स्कूल के साथ फिर उसी तरह आगे बिल्डिंग में कॉलेज भी हुआ। एंड दिस कॉलेज ऑफर्ड वेस्टर्न एंड इंडियन एजुकेशन अलॉन्ग विद द इस्लामिक एजुकेशन, ताकि मुसलमान फिर यहाँ पे एडमिशन लें कि वो सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन भी एक्वायर करें, इस्लामिक एजुकेशन वाज आल्सो देयर, इंडियन एजुकेशन वाज आल्सो देयर। इट वाज अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1921, फिर उसको 1921 में यूनिवर्सिटी का लेवल भी दे दिया गया था। एंड यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि अभी भी इंडिया में और बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। और यहाँ से जो है लियाकत अली खान ने और जो हमारे बाद में लेटर ऑन बाद में आर्मी चीफ भी बने, अयूब खान और प्रेसिडेंट भी बने, उन्होंने भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही एजुकेशन एक्वायर की थी। ठीक है, ये सारी इनकी एजुकेशनल सर्विसेज हो गई। अब सोशल या पॉलिटिकल सर्विसेज पे आते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल सर्विसेज क्या थी कि हिंदूज इंडिया में मेजॉरिटी में थे, तो और वो ये चाहते थे कि भाई जो है वो डेमोक्रेसी सिस्टम आ जाए। और डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या होता है कि मेजॉरिटी रूल करती है, तो हिंदू इसीलिए चाहते थे कि डेमोक्रेसी सिस्टम आएगा, हमारा रूल स्टार्ट हो जाएगा, हमारी जितने भी असेंबलीज होंगी उसमें हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादा होंगे, हिंदू ज़्यादा होंगे। ठीक है, जिसको कि सर सैयद अहमद खान ने उस वक्त अपोज किया, इसलिए कि मुसलमान माइनॉरिटी में थे और उनको पता था कि अगर हिंदूज जो है इस सिस्टम के तहत आ गए तो फिर वो मुसलमानों का जो है वो सोशली और पॉलिटिकली बड़ा बुरा हाल करेंगे। फिर लेटर ऑन हुआ भी यही। फिर हिंदुओं ने एक और जो है वो मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी को जो है वो इम्पोज किया जाए इंस्टेड ऑफ उर्दू। अभी भी ब्रिटिश का दौर स्टार्ट हो गया था, लेकिन कुछ इदारों में उर्दू एज ऑफिशियल लैंग्वेज चल रही थी, तो हिंदुओं ने ये एक मूवमेंट कैंपेन चलाई कि हिंदी को रिप्लेस किया जाए उर्दू से। फिर उन्होंने इसके इसके बाद उनको ये रियलाइजेशन हुई, सर सैयद अहमद खान को ये रियलाइजेशन हुई कि यार ये तो बड़ा मसला है, और इस तरह से पॉलिटिकली जो है वो हिंदूज जो है वो डोमिनेट हो करेंगे मुसलमानों को। तो उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जो कि टू नेशन थ्योरी के नाम से हुई, और जिसमें उन्होंने, मैं ये बता भी चुकी हूँ क्लास में, कि उन्होंने कहा कि भाई हिंदू और मुसलमान दे आर टोटली डिफरेंट पीपल। ठीक है, उनका जो है बिलीफ ही दूसरा है कि हिंदू जो है वो मैनी गॉड्स पे बिलीव करते हैं, जो मुसलमान है दे ओनली बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, इसी की बेस पे उनका कल्चर है, उनका वे ऑफ लिविंग है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनका कस्टम ट्रेडिशन बिलीव्स ईच एंड एवरीथिंग इट्स टोटली अगेंस्ट ईच अदर। सो मुस्लिम्स आर ए सेपरेट नेशन। ठीक है, ये पूरी एक कौम है और इनको जो है एक नया होमलैंड भी प्रोवाइड होना चाहिए जिसमें ये आराम से प्रैक्टिस कर सकें इस्लाम को। ठीक है, फिर 1878 में ही बिकेम अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल उस जमाने में जो है, लेजिस्लेटिव कहते हैं लॉ लॉ बनाने वाला इदारा। ठीक है, काउंसिल मीन्स होता है कि एक इदारा। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, जैसे हमारे अब होता है ना नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स जो है मुल्क की प्रॉब्लम डिस्कस की जाती हैं और उनका सोल्यूशन पेश किया जाता है, और फिर उसको एज ए लॉ उस सोल्यूशन को लॉ बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो असेंबलीज होती हैं ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहलाती हैं, यानी यहाँ पे लॉ बनते हैं। तो उस ज़माने में इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, असेंबली का वर्ड यूज़ नहीं होता था। ठीक है, सो इम्पीरियल का मतलब है कि जो ब्रिटिश थे वो अपने आप को इम्पीरियल यानी बादशाहों से रिलेट करते थे, बादशाहों का, और जो उनके जो काउंसिल मेंबर्स होते थे, सो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाती थी, जिसमें ज़्यादातर ब्रिटिश मेंबर होते थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान को भी उसका मेंबर बनाया गया। यहाँ तक बात समझ। अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि जनाब 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस, जो अभी भी इंडिया में मौजूद है। ठीक है ना, और ये बनाने वाले कौन थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इस कांग्रेस पार्टी को बनाया किसने, एक ब्रिटिश मेंबर थे, उन्होंने बनाया था और इंडिया के लोगों के लिए बनाया था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने इसको इतना सपोर्ट नहीं किया, इसकी फॉर्मेशन को।
उसका रीज़न ये था कि उन्होंने कहा मुसलमान इसको ज्वाइन ना करें। उसका रीज़न ये था कि वो ये समझते थे कि कांग्रेस पार्टी में अच्छा उसमें मेजॉरिटी जल्दी जल्दी सारे हिंदूज चले गए, तो उन्होंने कहा भाई ये हिंदू मेजॉरिटी पार्टी है और जो है इसमें ज़ाहिर है फिर हिंदुओं के बेनिफिट की ही ज़्यादा बात होगी। और इसी वजह से जो है एक फिर 1906 में लेटर ऑन काफ़ी सालों के बाद ही सही मुसलमानों ने ये रियलाइज़ किया कि हमारी अपनी भी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए इंडिया के अंदर। और फिर उन्होंने पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम नॉट पाकिस्तान सॉरी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है को इस्टेब्लिश किया 1906 में। ठीक है, और फिर ये मुसलमानों की मेजॉरिटी पार्टी हो गई थी, कांग्रेस बन गई थी हिंदुओं की मेजॉरिटी पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो है वो मुस्लिम्स मेंबर भी थे। ठीक है, ये बात अपने जहन में रखिएगा, बाद में जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, इवन के मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे कायदे आजम थे, सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन की थी। लेटर ऑन व्हेन ही रियलाइज कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ हिंदुओं के बेनिफिट के लिए काम कर रही है, तो फिर ही रिजाइन फ्रॉम इट एंड देन ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सही है, ये बात याद रखिएगा। फिर सोशल सर्विस में उनके आता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने बताया था, जैसे सीएसएस का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप जो है वो गवर्नमेंट की जॉब हाई पोस्ट की जॉब हासिल करते हैं, सीएसपी ऑफिसर बन गए, कमिश्नर बन गए। ठीक है, तो ये सारी चीज जो आप कमिश्नर बनते हैं या फॉरेन सर्विसेज में जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं ये सब सीएसएस एग्जाम पास करके बनते हैं वैसे बाय लॉ, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान में जो है वो आपके लॉ तो मौजूद है, सीएसएस एग्जामिनेशन का प्रोसीजर भी मौजूद है, लेकिन जो है वो हम पॉलिटिकल बेस पे ये जो है ये पोस्ट सबको मिल जाती है। ऑल्दो जो है पहले से ये रूल चला आ रहा है पाकिस्तान बनने से पहले से कि जो इन एग्जाम्स को, ये बहुत टफ एग्जाम्स होते हैं, इन एग्जाम्स को पास करेगा उसी को जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में हाई पोस्ट मिलेंगी। उस टाइम पे जब हिंदुओं ने डिमांड की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होना चाहिए, तो सर सैयद अहमद खान ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। उसको रिजेक्ट क्यों किया था? इसलिए कि फिर अगेन उनको पता था कि उस वक्त तक मुसलमान इतने एजुकेटेड हैं ही नहीं कि वो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास कर सकें। तो होगा क्या कि हिंदू जो है फिर वो इसको पास कर लेंगे और फिर जो है वो हाई पोस्ट पे हिंदू बैठ जाएंगे, और अगर हिंदू बैठ गए हाई पोस्ट पे तो फिर मुसलमानों के बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं करेगा। जी, फिर इसके अलावा उनका बिलीव ये था सर सैयद अहमद खान का कि जिस तरह से जो है वो हिंदुओं का जो डेमोक्रेटिव राइट्स हैं इसी तरह मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करवाया कि भाई आप मुसलमानों को माइनॉरिटी में ना लें, मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन के तौर पे जो है वो ट्रीट करें। और जिस तरह से जो है वो हिंदुओं को वोटिंग का राइट मिल रहा है और उनकी मेजॉरिटी की बेसिस पे वो अगर असेंबलीज में या काउंसिल मेंबर्स बन रहे हैं, तो मुसलमानों की सीट्स अलग रखें और उनको भी जो है वो काउंसिल मेंबर बनने का राइट दें। अब माइनॉरिटी की बेस पे तो फिर कोई भी असेंबली में नहीं जा सकता था, सारी सीटें तो कौन ले जाता, हिंदू ले जाते। तो मुसलमान जब असेंबली में नहीं जाते तो फिर मुसलमानों की राइट की बात कैसे करते, कैसे ब्रिटिश को बताते कि मुसलमानों के साथ इंडिया के अंदर क्या जो है इनजस्टिस हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने कहा मुसलमानों को एज ए सेपरेट नेशन ट्रीट किया जाए और उनको अलग से जो है वो उनके नंबर ऑफ सीट्स अलग रखी जाए। फिर इसके अलावा उन्होंने एक मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन, एक इदारा बनाया जो मुसलमानों की डिफेंस के लिए था। मुसलमानों के डिफेंस का मतलब वो आर्मी का डिफेंस नहीं है, मुसलमानों के बचाव के लिए था। ठीक है, पहले उसका नाम यूनाइटेड पैट्रियोटिक अलायंस था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स, राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट भी मिलना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि जैसे आज के दौर में भी इलेक्शंस होते हैं, इसको मैं वैसे क्लास में भी फिजिकली भी आप लोगों को समझाऊंगी। जैसे अब आज के दौर में इलेक्शंस होते हैं तो जो पार्टी ज़्यादा वोट ले जाती है वो प्रोविंशियल असेंबलीज या नेशनल असेंबली में जाके बैठती है। अब हिंदुओं को भी इस तरह से, अगर वहाँ पे तो उस वक्त तो कंबाइन इंडिया था तो हिंदू ज़्यादा होते, तो उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए कि हिंदुओं के लिए
हिंदू जो है वो नॉमिनेशन हो, और मुसलमानों के लिए मुस्लिम्स नॉमिनेशन हो, यानी मुस्लिम्स आर गोइंग टू वोट फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूज या नॉन मुस्लिम्स आर गोइंग टू वोट टू नॉन मुस्लिम्स। तो इस तरह से एट अ टाइम एक इलाके से दो लोग चूज होते, मुसलमान अपने मेंबर चूज करते और नॉन मुस्लिम्स अपने मेंबर चूज करते, तो एट अ टाइम दो लोग जो है असेंबलीज में जा रहे होते। और फिर इस तरह से मुसलमानों को भी राइट मिल जाता कि दे शुड सिट इन द प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबलीज एंड टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया आल्सो। सो दिस इज द लेक्चर, ठीक है। एंड आई विल बी सेंडिंग फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर सैयद अहमद खान आल्सो, which you should do in your history registers, ठीक है। एंड आई विल बी गिविंग यू टाइम आल्सो, कि आपको टाइम दिया जाएगा कि आपने ये कब तक जो है वो करके देना है, ठीक है, कंप्लीट करके सबमिट करवाना है। इस लेक्चर में अगर कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो उसको पॉइंट आउट करके रखिए और हम अपनी फिजिकल क्लास में इस पर डिस्कशन करेंगे। वो रीज़न ये है कि अभी हमारे सबसे ज़्यादा हमारी हिस्ट्री की क्लासेस मिस हुई हैं, तो आई विल बी सेंडिंग यू हिस्ट्री लेक्चर्स along with the physical classes also, हिस्ट्री वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो, ताकि हम जल्दी जल्दी इसको कंपनसेट कर सकें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।